हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज की हमारी मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बाकी दिनों की तुलना में, क्योंकि आज के इस रिव्यू में मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कई लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैं चाहता हूं कि इससे जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को विस्तार से आपके सामने सरल भाषा में रखूं। साथ में आपको एक लाइव डेमोस्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा कि ये जो दवाई है किस परिस्थिति में काम करती है और वो परिस्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है, और साथ में ये भी देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। आज के वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, चाहे आप जनरल पब्लिक हो, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो, फार्मेसी स्टूडेंट हो, नर्सिंग स्टूडेंट हो या किसी भी अदर अलाइड साइंस के स्टूडेंट हो, आपके काम का ही आने वाला है। जब हम बात करते हैं हार्ट अटैक की या एंजाइना की, तो ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से जुड़ा हुआ बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है, खास करके हार्ट अटैक के बारे में, क्योंकि आपने अक्सर कहीं ना कहीं सुना या देखा होता है कि कोई परिचित व्यक्ति बहुत कम उम्र में या बड़े उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो क्या हार्ट अटैक बहुत सिंपल सा हो गया है आज के डेट में? लेकिन क्या इस सिंपल कारण के पीछे कोई और लॉजिकल कारण छिपा हुआ होता है? सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग लगभग यूज्ड टू हो चुके हैं ये सुनने के लिए कि इस व्यक्ति की डेथ हार्ट अटैक से हो गई। कभी कभार ये पहले सुना करते थे, बहुत सालों पहले, तो ये लगता था कि ये कैसा हो गया, लेकिन आज इतना कॉमन बन चुका है। लेकिन वाकई में ये कॉमन नहीं है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली केसेस है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है और इस प्रॉब्लम के पीछे का जो बेसिक फिजियोलॉजी है वो होता क्यों है। सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए, जब कभी भी आप कहीं मूव करते हो या कहीं भागते हो, दौड़ते हो, तो आप महसूस करते हो कि आपका जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा सा बढ़ने लगता है। आप खुद ही महसूस करते हो, आपकी धड़कन भी तेज होने लगती है, आप हांफने लगते हो। तो यहां पे एक चीज होता है फर्क, वो ये है कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, इस ब्लड वेसल के अंदर बहने वाले जो ब्लड है, उनका जो ब्लड प्रेशर है कह सकते हो, वो बढ़ने लगता है। लेकिन अगर सडन अचानक ब्रेक लग गया कहीं पे, तो मतलब ऐसे समझो कि आप अपनी गाड़ी को, मोटरसाइकिल हो या कार हो, उसको फुल स्पीड से भगा रहे हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड में भगा रहे हो, और अचानक से ऑल ऑफ द सडन आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, और आपकी गाड़ी में एबीएस तो था नहीं पहले। तब की केस में क्या होगा? आपकी गाड़ी पूरी तरह से स्किट हो जाएगी, हो सकता है पलटी मार दे और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। यही हुआ करता था। तो बस इसी को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल में जोड़ देते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ में। जिस तरीके से रोड है वैसा आपका ब्लड वेसल है, जिस तरीके से कार मूव करी फुल स्पीड से, वैसे ही आपका ब्लड मूव कर रहा है उस रोड यानी कि आपके ब्लड वेसल में फुल स्पीड से। अगर उस रोड के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई और दूसरा रुकावट आ गया, तो आपने ब्रेक मारा ना। ऐसे खुली रोड पे तो आप ब्रेक नहीं मारोगे। वैसे ही जब आपका ब्लड फुल स्पीड से मूव कर रहा है, जब आप भाग दौड़ रहे हो या जनरल केस में भी हो, तो और आगे आकर के एक प्लैक आ गया। प्लैक मतलब होता है फैट का जमा हुआ हिस्सा, जो नाली में कचरा बन जाता है, बिल्कुल वैसा हिस्सा आ जाएगा। तो आपके तेजी से मूव करते हुए ब्लड को थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और अचानक से उसमें रुकावट आएगी और वो आगे जाके नहीं पाएगा। आगे कहां जा रहा है? वो हार्ट की तरफ जा रहा है, बाकी शरीर के हिस्से की तरफ जा रहा है, तो वहां सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, और सडन लगने की वजह से हार्ट पे एक अटैक पड़ता है, और उस अटैक को ही हम जनरली हार्ट अटैक कह देते हैं। एंजाइना की प्रॉब्लम भी आपने सुना होगा। एंजाइना यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस, उसमें आपके जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें प्लेक जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो आगे हार्ट के दूसरे पार्ट तक नहीं पहुंच पाता। और कोरोनरी आर्टरी का तो काम ही यही है कि उस हार्ट को ब्लड पहुंचाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाए। जो हार्ट पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है, भाई जो पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है उसको भी तो खाने के लिए यानी कि सरवाइव करने के लिए ब्लड चाहिए ना। जैसे हमारे घर में मम्मी सबके लिए खाना बनाती है, तो मम्मी को भी तो अच्छा खाना मिलने का पूरा अधिकार, बल्कि पहले मिलने का अधिकार तो उन्हीं को है, लेकिन अटल में वो लास्ट में लेती है। वैसे ही जैसे हमारा हार्ट जो है शरीर के सारे हिस्सों तक ब्लड पहुंचाता है, तो हार्ट की तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने लिए भी ब्लड ले ले। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है वो उसी हार्ट को ब्लड पहुंचाती है। बट कोरोनरी आर्टरी में या तो स्पाज्म जनरेट हो गया हो, या तो इस तरह के प्लैक जमा हो गए हो, जिसकी वजह से सही मात्रा में ब्लड और ब्लड में डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और फिर हमको स्टमक पेन और बाद में वो आगे जा करके हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है। ये एक प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज की दवाई मेरे हाथ में है। इसका मैंने आपको साथ ब्रांड नेम बताया, इसका ब्रांड नेम है इकोस्प्रिन AV75। यहां पे ब्रांड नेम पे जरा फोकस करिएगा, क्योंकि हम छोटी बातों को डिस्कस करेंगे। ब्रांड नेम है इकोस्प्रिन, जो कि बना हुआ है एस्प्रिन से। तो यहां पे एक इंडिकेशन है कि इसमें एस्प्रिन है, डैश करके लिखा हुआ है एवी। इसका जो एब्रिवेटेड वर्जन है वो उसके ड्रग के नाम के ऊपर है, वह है एटरोवास्टेटिन, और एवी के बाद में लास्ट में लिखा हुआ है 75, यानी कि वो उसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसकी लीडिंग ड्रग है उसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो आपका इकोस्प्रिन AV75, ये तो एक ब्रांड नेम है जिसे यूएसवी फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया हुआ है। तो क्या
क्या यही इकलौता ड्रग है? नहीं, ऐसे और भी ड्रग मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग कंपनी के द्वारा, अलग अलग नाम से, लेकिन मैं आज इसी कंपनी के ड्रग के बारे में बात करूंगा। ये कोई पेड प्रमोशन कोई भी वीडियो होता नहीं है, हम जनरल पब्लिक के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, फार्मेसी स्टूडेंट के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। तो इस इकोस्प्रिन 75 AV75 में आखिर क्या क्या है? इसमें दो मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, पहला है आपका एस्प्रिन और दूसरा है आपका एटोरवास्टेटिन। अगर कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो एस्प्रिन है इसका कंसंट्रेशन आपका 75 है और एटोरवास्टेटिन का जो कंसंट्रेशन है वो है 10 mg। तो ये दो ड्रग का कॉम्बिनेशन क्यों, और इसके अंदर जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है? क्या वो टैबलेट है, क्या वो कैप्सूल है, और अगर कैप्सूल है तो कौन से टाइप का कैप्सूल है, और ये कैप्सूल क्या होता है, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा आपको, क्योंकि ये वीडियो लंबा ही बनेगा और लंबा बनना भी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। आगे पढ़ेंगे अगर आप, ईच हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, पहली बात हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ये क्या होता है? आपको तो ये फर्क भी नहीं पड़ता कि आप जो खा रहे हो वो क्या है, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि जो आपका ड्रग है वो टैबलेट है कि कैप्सूल है, या फिर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है। बट नॉलेज अगर आपके अंदर है तो आप उसको डिटोरियोरेट होने से, खराब होने से, या उसको सही यूज कैसे करें उसके बारे में जान सकते हो। यहां पे लिखा हुआ है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, तो बना तो है आपके जिलेटिन से ही, क्योंकि कैप्सूल चाहे हार्ड हो सॉफ्ट हो, मोस्ट ऑफ द केसेस जिलेटिन से ही बनते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कहने का मतलब है जिलेटिन जो कि हार्ड इन नेचर हो, और इसके कुछ बेसिक बाइफर्केशन होते हैं। इसमें दो पार्ट होगा, एक बॉडी होगी और एक कैप होगा। आप कभी भी कैप्सूल को अगर खोलोगे, खोलना नहीं है बट रफ स्टडी करने के लिए, खोलने के बाद खाइएगा मत, तो अगर आप इसको खोलोगे तो एक बॉडी होगी जिसके अंदर आपका ड्रग भरा हुआ होगा, या तो वो पाउडर के फॉर्म में होगा या तो वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होंगे, और उसको कवर करता हुआ एक कैप होगा। तो बॉडी का साइज जो है थोड़ा छोटा और थोड़ा पतला होता है, डायमीटर थोड़ा कम होगा, और कैप का साइज थोड़ा सा डायमीटर वाइज बड़ा होगा, तभी तो उसके ऊपर जाके फिट बैठेगा। तो ये है आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, जिसके दो असेंबली होती है, बॉडी और कैप। जबकि अगर सॉफ्ट के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो वो पूरा एक ही केस में, चाहे वो ओवल हो चाहे वो सर्कल हो, वो एक ही होता है। जैसे आपने कई विटामिन ई के कैप्सूल्स देखे होंगे, आपने पुदीना हरा का खाया हुआ होगा, पर्ल खाया होगा, तो उसका एग्जांपल है आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का। जिलेटिन के साथ दिक्कत क्या होती है, खास करके हार्ड जिलेटिन सॉफ्ट जिलेटिन के साथ, बेसिकली फोकस आज के वीडियो के रेस्पेक्ट में करें तो हार्ड जिलेटिन का, कि वो बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। आसपास अगर मॉइस्चर है तो बहुत आराम से उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसीलिए ये टैबलेट को, इसीलिए इस कैप्सूल को आपको ऐसे जगह पे रखना पड़ेगा जहां पे मॉइस्चर नहीं है, जहां का टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर एक्सीड नहीं होता हुआ हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मॉइस्चर आएगा जो कि आसपास के जगह में उनसे इवोपरेट होकर के, और ये मॉइस्चर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। ये एक ऐसा पैकेजिंग में है कि ये स्ट्रिप पैकेजिंग में, अगर आपने गलती से काटते हुए, इसको निकालते समय अगल बगल को थोड़ा सा भी कट कर दिया, यानी कि आपको ये कैप्सूल निकालना है, थोड़ी सी बाउंड्री दूसरे कैप्सूल की रप्चर हो गई, तो उस बाउंड्री के बीच में प्रेजेंट गैप से जो हवा है, हवा में जो मॉइस्चर है वो आसानी से उसके अंदर जा सकता है, और वो जो कैप्सूल है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके फूल सकता है, स्वेल हो सकता है। अब ये तो डिपेंड्स करता है जो सिचुएशन है, या फिर एक प्रकार से कह लीजिए प्रोबेबिलिटी के, कि जो कैप्सूल डैम्पर हुआ है वो आप उसके जस्ट बाद खा रहे हो, ये सारे कैप्सूल के बाद उसको खा रहे हो, तो जितना समय बढ़ेगा उतना ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और वो अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे लूज करने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि आप कैप्सूल के बारे में भी जाने कि आखिर जो खा रहे हो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। दूसरा, इसमें लिखा हुआ है एस्प्रिन का जो है कंसंट्रेशन, मैंने आपको बताया 75 mg, लेकिन ये सिर्फ यही बात नहीं है, ये है गैस्ट्रो रेजिस्टेंट। गैस्ट्रो रेजिस्टेंट का क्या मतलब है? देखिए यहां पे लिखा हुआ है गैस्ट्रो रेजिस्टेंट। गैस्ट्रो रेजिस्टेंट, गैस्ट्रो मतलब होता है आपका पेट, और रेजिस्टेंस मतलब उससे बच के रहने वाला। तो क्या ये पेट से बच के रहेगा, यानी कि पेट में जाएगा ही नहीं? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। गैस्ट्रो रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब आप कभी भी कोई भी चीज खाते हो, चाहे दाल चावल रोटी सब्जी खाओ या कुछ भी खाओ, तो आपके पेट में पचाने के लिए एसिड का सिक्रेशन होता है, जिसे हम डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, HCl जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होता है। HCl तो है ही एसिड। तो ये जो एसिड है वो आपके कई मेडिसिन को ब्रेक कर देता है, और ये ब्रेक करने की वजह से वो अपना जो एक्शन है वो खो देते हैं, क्योंकि वो ड्रग को पेट में काम नहीं करना होता है, पेट में तो टूटना घुलना होता है, फिर आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होता है, तो वो वहीं पे डिटोरेट हो जाएगा, उसकी क्वालिटी वहीं पे खत्म हो जाएगी, तो वो आगे जाकर के एब्जॉर्प्शन साइड यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक कैसे पहुंच पाएगा। इसीलिए उसको वहां तक बचाने के लिए हम इसको गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव बनाते हैं कि भैया वहां तो आप बच जाओ और वहां से बच करके आगे आप स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच सको, यह उसका नेचर होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो ड्रग है आपका वो है एटोरवास्टेटिन। आइए अब हम बात कर लेते हैं इन ड्रग के कॉम्बिनेशन के बारे में। पहले समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम होती क्यों है, क्यों लोगों को ज्यादातर आजकल हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों लोगों को बेसिकली एंजाइना हो रहा है। उसके कई कारणों में से एक कारण के बारे में हम बात करते हैं। इकलौता यही कारण नहीं है, सिर्फ कारणों में से एक कारण में डिस्कस कर रहा हूं। देखिए जैसे एग्जांपल की अगर
अगर आप बात करोगे तो हम अपनी डाइट में कई चीज़ों को यूज़ करते हैं। आज के डाइट में बेसिकली अच्छी चीज़ें थोड़ी सी कम होती जा रही हैं और जो स्वाद में अच्छी लगती हैं, जो ईजिली अवेलेबल हैं, फास्ट फूड जिसे हम बोलते हैं या इसे हम जंक फूड भी बोलते हैं या इसे हम कैफेटेरिया डाइट भी बोलते हैं, उनका कंजप्शन बहुत बढ़ रहा है। चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, सब जगह बढ़ रहा है। इसीलिए तो मैं कह चुका हूं कि पहले ये केस हार्ट अटैक का बहुत कम सुनने को मिलता था, क्योंकि उस समय के ज़माने में जहां पे हमारे पापा लोग रहा करते थे, उस तरह के ज़माने में ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, फास्ट फूड नहीं हुआ करते थे। तो जब ये नहीं खाया करेंगे तो उनके अंदर जो ट्रांस फैट्स है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड है, वो डिपॉजिट होता नहीं था, क्योंकि जब प्रॉब्लम ही नहीं थी तो फिर प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम कहां से आएगी। लेकिन आज के डेट में जब आप आज देख रहे हो तो आपने भले ही ना खाया हो उतना, लेकिन आपके बच्चे, आप भी खा ही रहे हो वैसे, लेकिन आपके बच्चे तो आज की उम्र से 3-4 साल की उम्र से खाना शुरू कर रहे हैं, तो उनके डाइट में ये आज से शुरू हो गया, जो हमारे पापा के ज़माने में कभी था भी नहीं। तो ये एक सिचुएशन है कि जो चीज़ आप बाद में करते थे वो पहले करते थे। इसलिए अब जब खाने की एज नहीं रह गई तो फिर बीमारी की एज थोड़ी ना कोई होगी, वो तो खाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ट्रांस फैट कंटेनिंग, जिसमें मैदा, ट्रांस फूड से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं, जिसमें मैदा हो, बैड कोलेस्ट्रॉल हो, जिसको हम लोग LDL बोलते हैं, वो हो, ट्राइग्लिसराइड हो, वो आखिर में आकर के आपके ब्लड वेसल में जमते जाता है। धीरे 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 ये जमते जाएगा, जिसे हम प्लैक कहते हैं, और इस प्लैक के बनने के प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। प्लैक को हम एथेरोमा भी कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल का डायमीटर है ना, थोड़ा छोटा होता जाता है, और छोटा होते 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 वो सकरा होता जाता है। प्रोग्रेसिवली ये बढ़ते जाएगा, तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका ब्लड वेसल का डायमीटर कम होते जाएगा। दोनों इरिवर्सिबली प्रोपोर्शनल है, कह सकते हो कि एक सिचुएशन के डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर आपने कम किया अपने इस तरह के फालतू खाने को, तो आपका जो डायमीटर है वापस से बढ़ता जाएगा, और अगर आप इस तरह के फास्ट फूड को ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो डायमीटर घटता जाएगा। इसलिए हमको फास्ट फूड को कम करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली जब ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जैसा मैंने ब्रेक वाला एग्जांपल दिया था, तो आपके ब्लड को बहुत ज़्यादा प्रेशर सामना करना पड़ेगा, और यही लीड कर सकता है आपके हार्ट अटैक को। इस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए 2 दवाइयों का इंडिविजुअल काम समझ लेते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ, ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझ सके आखिर में बात किस बारे में कर रहा हूँ। आपके मन में जिज्ञासा भी नहीं रहनी चाहिए। देखिए, ये एक छोटा सा सीमेंट का बना हुआ, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ डमी है, जो हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ अलग नज़र नहीं आ रही होगी। आपको लग रहा होगा छोटा गोलाई वाला सामान है। अगर इस तरफ से दिखाऊं तो आपको भी कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपको इस तरफ से दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आखिर बात क्या करना चाहता हूँ। बीच में कट कर दिया गया है ताकि आप अंदर को देख सको, इस ब्लड वेसल को रिप्रेजेंट करता हुआ। तो आपको पीला पीला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पीला पार्ट ही है फैट, जिसको हम लोग एथेरोमा या प्लैक कहते हैं। इसकी वजह से इस ब्लड वेसल की जो गोलाई है वो कम हो रही होगी। अंदर से दिख रहा है क्योंकि अंदर से काटा गया है। ऐसे देखेंगे तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। अब आपको समझाता हूं मैं एक छोटा सा डेमो करके। यहां पे देखिए कि अगर इस तरीके से करता हूं मैं, अगर ये प्लैक नहीं होता, ये पीला पार्ट प्लैक नहीं होता, तो फिर कैसा होता। अभी आपको क्या क्या चीजें क्या क्या डिसम्बल करनी है। देखिए, ये आपका ब्लड वेसल को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा, ये अंदर में जो येलो पार्ट है वो आपके प्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरे हाथ में जो ये छोटी सी पाइप है वो ब्लड को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर प्लैक नहीं होता तो मेरा ब्लड इस ब्लड वेसल से बड़ी आसानी से निकल जाता बिना किसी रेजिस्टेंस को फेस किए। लेकिन अब यहां पे प्लैक जमा होते जा रहा है। अब प्लैक की मात्रा के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये तो इनिशियल स्टेज है। तो प्लैक जमा होते जाएगा तो मेरे ब्लड को इस तरीके से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। आप यहां पे देख रहे हो कि मेरा ब्लड बहुत रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहां पे, तो इस तरीके से इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और इससे कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा जो ड्रग है वो इसी प्लैक को बनने से रोकने, या जो थिक हो गया है हमारा ब्लड उसको वापस से थिन करने, पतला करने का काम करता है। इसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहला है आपका एस्प्रिन। तो आपको बता दूं, कभी कभी ऐसी चीजें भी हमारे लिए यूजफुल हो जाती हैं जो किसी और के केस में साइड इफेक्ट का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल इसी एस्प्रिन को ले लो। एस्प्रिन तो एग्जांपल है आपके नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का, जिसे हम शॉर्ट में एब्रीवेटेड रूप से NSAID कहते हैं। वो आपके पेन को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है पता, ये नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। तो दिक्कत क्या है कि इसके फायदे तो हैं कि वो पेन को कम करेगा, लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि आपके ब्लड को पतला करने का काम करता है। ब्लड पतला होगा तो ब्लड क्लॉट जल्दी से होगा नहीं, और ब्लड क्लॉट होगा नहीं तो दिक्कत क्या है कि कभी भी अगर आप पेन के लिए या किसी दूसरे पेन को कम करने के लिए एस्प्रिन का यूज कर रहे हो और आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्लॉटिंग को ये रोक रहा है, ब्लड को पतला कर रहा है, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वहां पे वो साइड इफेक्ट है जब आप एस्प्रिन को एज ए एनाल्जेसिक ड्रग ले रहे हो तो। लेकिन उसी साइड इफेक्ट को यहां पे हम लोग मेन इफेक्ट बना करके चल रहे हैं। कैसे? जैसे यहां पे अगर आप बात करोगे तो आपके जो ब्लड है ना वो इंटरनल वेसल्स पे क्लॉट हो जाते हैं।
क्लॉट हो जाने के पीछे कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसमें आपका ब्लड का थिक होना भी है और कोएगुलेंट का एक्टिविटी का बूस्ट हो जाना भी है। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट होने से पहले वो थोड़ा विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और जब कोई चीज गाढ़ी हो जाएगी ना तो उसके फ्लो में रेजिस्टेंस आता है। सिंपल से समझना है आपको। आप एक काम करो, एक फर्श पे 2 गिलास ले लो पहले, तो एक में पानी भर दो, दूसरे गिलास में फुल शहद भर दो, हनी भर दो। अब दोनों को सेम डिस्टेंस से अपने फर्श पे उड़ेल दो। अब क्या देखोगे, पानी बहता 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 बहुत आगे चला जाएगा और शहद तो शायद ढंग से उड़ेल भी ना पाओ, और अगर उड़ेल दिए तो वो कितने ही दूर ट्रेवल कर पाएगा, बिल्कुल नहीं के बराबर ट्रेवल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि शहद की जो विस्कोसिटी है, चिकनाहट है, कह सकते हो गाढ़ापन है, वो ज्यादा है, यानी कि वही तो विस्कोसिटी है। तो जो चीज गाढ़ी होती है ना वो प्रॉपरली फ्लो नहीं होती, और अगर हमारा ब्लड गाढ़ा हो गया तो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा और उसमें क्लॉट होने के चांसेस बनेंगे, और रुकावट तो वैसे भी आ रही है, इसलिए पूरा प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ सकता है। ये जो एस्प्रिन है यहां पे एज अ ब्लड थिनर काम कर रहा है, एज अ एंटी कोगुलेंट काम कर रहा है, एंटी प्लेटलेट काम कर रहा है। तो वहां पे मेनली समझ के चलो कि ब्लड थिनर का काम कर रहा है, तो ब्लड को पतला कर देगा। जब पतला कर देगा तो उसका रेजिस्टेंस जो है फ्लो करने में वो कम हो जाएगा, बिकॉज विस्कोसिटी का डेफिनेशन यही है, रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड। तो यहां पे रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि विस्कोसिटी उसकी कम होती जा रही है। यही हम एस्प्रिन के काम करने का तरीका है। तो जो क्लॉट हो चुका है ब्लड, उसको भी डिसॉल्व करने का काम करता है। कोविड के केस में भी एस्प्रिन कई लोगों को दिया गया, क्योंकि उनको अगर हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम थी तो वो दिक्कत कर सकता था। तो एस्प्रिन का काम हुआ आपके ब्लड को थिन करना। दूसरा जो ड्रग है हमारा मेनली बेसिकली जिसका एग्जांपल हम लोग कोट करते हैं कई बार, वह है आपका एटोरवास्टेटिन। इसके कई अलग अलग क्लासिफिकेशन है। एटोरवास्टेटिन को हम लोग बेसिकली क्लासिफाई करते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का, इसी को हम हाइपोलिपिडेमिक ड्रग भी कहते हैं, और इसका जो क्लास है उसका नाम है HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज इनहिबिटर, या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम लोग स्टेटिन कहते हैं, क्योंकि इसके नाम के अंदर लास्ट में स्टेटिन जो जैसे एटोरवास्टेटिन बोला तो लास्ट में स्टेटिन है। एटोरवास्टेटिन, प्रोवेस्टेटिन, रोवेस्टेटिन, सीटावेस्टेटिन, जितने भी क्लास के एग्जाम्पल है ना, सब में लास्ट में स्टेटिन आता है, इसीलिए इसको स्टेटिन कैटेगरी का ड्रग भी बोल दिया जाता है। इसके काम करने के तरीके क्या है? जब कभी भी आप फूड लेते हो, फूड में इस तरह के फैट्स वगैरह होते हैं, तो उनको ब्रेक करने का काम करता है एक स्पेसिफिक एंजाइम, जो कि उसको तोड़ करके आपके बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जिसको हम लोग LDL बोलते हैं, LDL का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और आपका फिर आगे जाके ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। जितनी ज्यादा मात्रा में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड बनेंगे, उतना ही ज्यादा ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं। साथ साथ ये हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसको हम लोग HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, उसकी मात्रा भी कम होते जाती है। तो इस तरीके से वो पूरा प्लैक बनने लगता है और हमारा ब्लड वेसल चोक होने लगता है। उसको मैनेज करने के लिए ये स्टेटिन कैटेगरी के ड्रग हम यूज करते हैं। तो एटोरवास्टेटिन कैसे करता है? एक तो उस LDL के बनने के प्रोसेस को कम करता है, उसके यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर दिया है, साथ में उसके रिसेप्टर की संख्या को भी बढ़ाता है, ताकि रिसेप्टर इसको बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर सके और इसकी कमी हो सके। कुछ ऐसे समझो, वीडियो लंबा होगा, अगर आपको समझना है तो बने रहिएगा, वरना जब चाहे तब स्किप कर सकते हैं। जब हमारे बॉडी में LDL ज्यादा बन जाता है ना, उसको कम करने के लिए एटोरवास्टेटिन लेते हैं। ये एटोरवास्टेटिन क्या करता है? इस LDL के रिसेप्टर की संख्या को बढ़ाता है। LDL रिसेप्टर क्या होता है? ऐसा पार्ट जिस पे जाके LDL बाइंड होता है। तो जितने ज्यादा LDL के रिसेप्टर बनेंगे, LDL जा जाके वहां पे ज्यादा बाइंड होंगे और उसको वो लेके आगे क्लियर करते जाएगा। तो उसको लेके जाने वाले रिसेप्टर बढ़ने का काम ये करता है। तो इस तरीके से वो LDL को कम करता चलता है, HDL को बढ़ाता चलता है, और उस तरीके से आपके ब्लड में LDL कम होगा तो उसके कारण से आगे बनने वाले प्लैक को भी कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एटोरवास्टेटिन है या स्टेटिन कैटेगरी के दूसरे ड्रग हैं वो काम करते हैं। अब ये जो ड्रग को अगर कंबाइन कर दें एस्प्रिन के साथ तो क्या फायदा होता है? एक तो आपका प्लैक बनने का प्रोसेस ही कम हो गया, दूसरा जो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई थी, गाढ़ापन ज्यादा बढ़ गया था, उसको भी वो कम करके फ्लो को स्मूथ लेके आएगा। तो रेजिस्टेंस उसको कम करना पड़ेगा। फ्लो को स्मूथ लाने से क्या होता है कि कोई इंटरनल जो बैरियर है जो प्लैक का है वो उससे नहीं फेस करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिलेगा और कोई ज्यादा टकराव तनाव नहीं मिलेगा, वो आराम से फ्लो करते चलेगा। तो ये उसकी कुछ खास बात हो गई। बाकी यहाँ पे कुछ और बातें हैं कि ये जो कैप्सूल है वो ऐसा है कि इसको आपको जब जब डॉक्टर ने बोला है तब तब आपको लेना है। अपने मन से कभी भी किसी भी ड्रग को मत लें, क्योंकि एस्प्रिन के साइड इफेक्ट, जैसे मैंने बताया, एस्प्रिन का तो इफेक्ट ही वही है और वही इसका साइड इफेक्ट भी है। इससे आपको ब्लड लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो। इसलिए अपने मन से लेने से अच्छा है कि डॉक्टर से सलाह ले लिया करें। दूसरा, जो कोई भी ड्रग होता है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटे गए होते हैं। ये जो ड्रग है वो शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है। उसकी पहचान आप लाल कलर की पट्टी से या डब्बे से कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी दवाइयां हैं जिसे आप डॉक्टर की सलाह पे ही लेना चाहिए। आपको तभी मिलेगा या मिलना चाहिए जब डॉक्टर ने आपको सलाह दी हुई हो तो। बाकी इसके प्राइस के बारे में अगर हम बात करूं, जनरली मैं प्राइस के बारे में बात नहीं करता, तो 15 कैप्सूल के पीछे इसका जो प्राइस है वह 60 रुपया 65 पैसे।
अगर आपके डॉक्टर ने ये दिया हुआ है, जितने दिन के लिए जैसा बोला है वैसा आप उसको यूज़ करिएगा। आई होप कि आपको जो लेक्चर है समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश तो की बहुत शॉर्ट में रखूं, लेकिन सारे पॉइंट को इंक्लूड करूं, बट अगर आप पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं तो उसका डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे मेन चैनल सोशल फॉर्म से अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एटोरवास्टेटिन या स्टेटिन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर पॉसिबल हुआ, मुझे याद रहा तो मैं लिंक डाल दूंगा, अगर भूल गया तो मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।